सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये कंप्लीट बुक हम इस पूरे सीरीज़ में डिस्कस करने वाले। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करती है हमारी हिस्ट्री। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आवर हिस्ट्री वॉज शेप्ड बाय द ज्योग्राफी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में अगर नहीं भी सवाल आएगा तो मेंस में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया था कि ज्योग्राफी कैसे इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को उसने इम्पैक्ट किया। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ज्योग्राफी इम्पैक्टेड नो कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया या लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो खैर, दिस इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। हम एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आपको, जिन लोगों को नहीं पता है, मिडावल हिस्ट्री का भी कोर्स इस चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर ये पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लेके 1 से लेके 29 तक, एंशियंट मिडावल की जो आर एस शर्मा की बुक है। ठीक है, चलिए। तो रोल ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग हिस्ट्री, पहले देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है? तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेसिकली जिसमें आपका इंडिया आएगा, फिर ये बांग्लादेश वाला हिस्सा हो गया, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा जो कि भूटान है, भूटान, और ये वाला हिस्सा जो कि नेपाल है, ठीक है, और इंडिया। तो ये सारे जो देश है वो मिलके बनाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिटवीन ऑल द लैंड बिटवीन हिंदुकुश हिंदुकुश और हिंदुकुश से हिमालय, हिमालय यहाँ पे ऐसे आके बेंड होता है, ईस्टर्न हिमालय, हिंदुकुश से लेकर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसके साउथ में पड़ने वाला जो रीजन है, लैंडमास है, उसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बर्मा इंक्लूडेड, बर्मा और अफ़गानिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। खैर, हाउ मॉनसून इम्पैक्टेड एंशियंट ट्रेड। तो देखा जाए, मॉनसून की जो डिस्कवरी होती है 1st सेंचुरी एडी पर के टाइम पर होती है। ठीक है, इसको बेसिकली रोमन एंड ग्रीक सेलर्स ने माना जाता है कि डिस्कवर किया था। हालांकि ये कंटेस्टेड टॉपिक है किसने डिस्कवर किया था, लेकिन जो भी हो, 1st सेंचुरी के समय मॉनसून की डिस्कवरी हो गई थी। तो मॉनसून है क्या बेसिकली? अगर मोटा मोटा अगर आपने, जिन लोगों को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज उतनी नहीं है, जो बहुत ही नए हैं प्रिपरेशन में, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ उनके लिए। तो मॉनसून सिंपल क्या होता है कि गर्मियों में, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही गर्मी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर काफ़ी गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है इक्वेटर से इंडिया की तरफ बहती हैं, जो मॉइस्चर लेकर जाती हैं और इंडिया में फिर बारिश होती है। ठीक है, ये कब होता है? इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, अगर आप देखें तो इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ बहता है। कौन से महीने में? महीना है आपका जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। ठीक है, जून से लेकर अक्टूबर के बीच में हवाएं जो है इधर बहती हैं। अब क्या होता है, अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर से जो हवाएं हैं ये डायरेक्शन अपना बदल लेती हैं और इस तरफ ऐसे बहने लगते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ बहता है। महीना कौन सा है? महीना है आपका
नवंबर से लेकर नवंबर दिसंबर इस टाइप से, मतलब 2-3 महीने के लिए हवाएं बहती हैं। अब इससे होता क्या है कि अगर किसी ट्रेडर को इंडिया से आपको, अगर इंडिया होते हुए अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, सेंट्रल एशिया नहीं वेस्टर्न एशिया जाना है, ये वेस्टर्न एशिया है जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं, उसको वेस्टर्न एशिया भी बोला जाता है। मिडिल ईस्ट तो यूरोपियंस बोलते हैं, उनके लिए वो मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए वो वेस्टर्न एशिया है। तो अगर इंडिया से वेस्टर्न एशिया जाना है तो क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून का सहारा लेंगे, ठीक है। और अगर वेस्टर्न एशिया या साउथ ईस्ट एशिया से अगर आपको इंडिया की तरफ जाना है तो हवाओं का इस्तेमाल करते हुए आप साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये बात कही गई है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का यूज़ करके आप इंडिया से वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो इंडिया से ओशन की तरफ बहता है, उससे आप इंडिया से वेस्ट एशिया जा सकते हैं, उससे आप इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं। अगर आपको बाहर से वापस अपने देश लौटना है, इंडिया वापस लौटना है, तो आप साउथ वेस्ट मानसून का इंतज़ार करेंगे, जो कि वेस्ट एशिया से इंडिया की तरफ बहता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया की तरफ बहता है। तो इन हवाओं का इस्तेमाल, क्योंकि उस समय पहले मोटर वाली नावें नहीं थी, तो हवाओं वाली जो पाल वाली होती हैं, ठीक है, जो शिप्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्हीं शिप्स का यूज़ करके, हवाओं का इस्तेमाल करके ये ट्रेड किया जाता था, ठीक है। अब आगे आते हैं अगला कि हाउ हिमालयाज इम्पैक्ट इंडियाज़ क्लाइमेट, ठीक है। हिमालय इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो फिर से एक बार मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया हिमालय, दिस इज़ हिमालय, ठीक है। अब होता क्या है कि अब हिमालय किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, एक तो पहला रोल ये है कि हिमालय जो यहाँ से जो नॉर्थ से ठंडी हवाएं बहती हैं उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है कंपैरेटिवली वार्म होता है अपने लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द कोल्ड आर्कटिक विंड फ्रॉम साइबेरिया टू एंटर इनटू इंडिया, दस इट कीप इंडिया वार्म, ये हो गया। दूसरा, जो हवाएं मॉइस्चर लेकर इंडिया की तरफ जाती हैं, ये पहाड़ की जो श्रृंखला है, ठीक है, जैसे ये मुझे ऐसे देख लीजिए, तो ये जो मॉइस्चर लेकर हवाएं जाती हैं वो हिमालय उन हवाओं को रोक लेता है और बादल बनकर ये इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये मॉनसून की हवाएं जो है वो अपना मॉइस्चर शेड कर देती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रेनफॉल होती है, इतनी अच्छी जो रेनफॉल होती है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, वो हिमालय की वजह से ही होती है, क्योंकि हिमालय इन साउथ वेस्ट मानसून का रास्ता रोक देता है। अगर हिमालय नहीं होते तो ये मानसून की हवाएं इंडिया को क्रॉस करके चाइना में चली जाती और इंडिया एक सूखा, ठीक है, रिलेटिवली एक सूखा सब कॉन्टिनेंट होता। तो हिमालय कीप्स इंडिया वार्म, सेकेंड हिमालय कीप्स इंडिया रेन फेड, ठीक है, रेन फेड। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पासेस इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर आप हिस्टोरिकल पासेस की बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट बहुत ही हिस्टोरिकल पासेस हैं। पहला आपका आता है खैबर पास, फिर आपका आता है गोमाल पास और फिर आपका आता है बोलन पास, ठीक है। ये सारे रास्ते हैं जिससे आप सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में एंटर कर सकते हैं। इन सारे तीनों पासेस में सबसे इम्पॉर्टेंट खैबर पास है। इसी पास का इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर भी हिंदुस्तान में आया। उस अलेक्जेंडर से पहले आर्यंस, जिनको मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भी खैबर पास से होते हुए आए। जितने भी इस्लामिक इन्वेजन्स हिंदुस्तान में हुए
वो भी लगभग इसी खैबर पास के थ्रू होते हुए। ठीक है, तो खैबर पास, गोमाल पास और बोलन पास। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। हिंदू कुश माउंटेन सेपरेट्स इंडस विद द ऑक्सिस सिस्टम। ऑक्सिस क्या है? बेसिकली एरल सी को ग्रीक्स ऑक्सिस बोलते थे। एरल सी अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग इंडिया के इस वाले हिस्से में एरल सी मौजूद है, जहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ आकर मिलती हैं, अमू दरिया और सैर दरिया। स्पेलिंग सैर की शायद कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, खैर अमू दरिया और सैर दरिया ये एरल सी में आकर मिलती है। आज के टाइम पर एरल सी थोड़ा सा सूख गया है, काफ़ी कुछ सूख गया, ऑलमोस्ट 90% सूख गया है। उसके पीछे वजह ये है कि जब सोवियत यूनियन के टाइम पर ये जो नदियाँ जो एरल सी में आकर मिलती थीं, इन नदियों को डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे एरियाज़ में कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो फ्रेश पानी आना, नया पानी मिलना एरल सी को बंद हो गया और एवोपरेशन अपनी रेट पर जारी रहा और धीरे धीरे ये पूरा समंदर सूख गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ रेनफॉल एंड impacted pattern of settlement during ancient India। ठीक है, तो रेनफॉल और पैटर्न ऑफ सेटलमेंट का क्या रिश्ता है? तो देखा जाए स्टोन एज अगर हम बात करें तो इंसान ने हिली एरियाज़ को अपना प्रेफरेंस बनाया। देखा जाए तो इंसान को प्लेन में रहना चाहिए, सपाट जगह पे रहना चाहिए, मोस्टली नदियों के पास रहना चाहिए। लेकिन बहुत स्टोन एज की अगर हम बात करें, पाषाण युग की बात करें, तो इंसान हिली एरियाज़ में रहता था, ना कि रिवर वैलीज़ में। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि भाई जो टूल्स जो है स्टोन के बने हुए थे, तो स्टोन कहाँ मिलेगा? पहाड़ों पे। दूसरा एरिया है कि हाइट होने की वजह से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की कोई भी अगर खतरा है तो आप दूर से देख सकते हैं। तीसरा, फ्लड से बचा जा सकता है। और चौथा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, कि जो प्लेन वाले एरियाज़ थे, जो रिवर वाले एरियाज़ थे, वो डेंसली फॉरेस्टेड थे और इंसान के पास टूल्स नहीं थे कि वो जंगलों को काट पाता। ठीक है, हथियार ना होने की वजह से वो जंगलों को, पेड़ों को काट नहीं सकता था अपने रहने और खेती करने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए। इस वजह से उसने पहाड़ों को अपना सबसे पहला बसेरा चुना। एक और रीज़न आप देख सकते हैं कि कई बार पहाड़ों पर नेचुरल केव्स भी होती हैं, तो ये भी एक एडवांटेज था। तो ये कुछ फ़ायदे थे पहाड़ों पे रहने के। फिर अगर आप इंडस वैली और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, तो इंसान ने, अगर आप देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीरियड में इंसान इस वाले एरिया में रहा। जो आर्यंस आए यहाँ पर सेटल हुए अर्ली वैदिक पीरियड में, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड में इधर ईस्ट की तरफ सेटल होना शुरू हुए। ठीक है, इसके पीछे क्या है, वजह क्या थी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड वाला ये वाला जो एरिया है, अर्ली वैदिक पीरियड कह लीजिए, और सेम एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, तो यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती थी। ठीक है, थोड़ी कम थी, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर कम था। ठीक है, और इंसान के पास अभी आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी इस वाले पीरियड में। इंडस वैली और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इंसान के पास टूल्स नहीं थे जंगलों को काटने के लिए। तो ये वाला एरिया जो है, अगर आप इस वाले एरिया को देखें तो दिस एरिया वॉज मोर, क्या बोलें, हैबिटेशन के इट वॉज मोर फेवरेबल दैन लेटर वैदिक पीरियड। ये जो गैंजेटिक प्लेन है, क्योंकि गैंजेटिक प्लेन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती थी, तो डेंस फॉरेस्ट थे और इन घने जंगलों को काटने के लिए हमारे पास हथियार नहीं थे। इस वजह से अर्ली वैदिक पीरियड में या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है, वो इस वाले एरिया में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में इन लोगों ने पहले सेटलमेंट ली। फिर लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की डिस्कवरी हुई और धीरे धीरे हमारा ईस्ट में माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि देखा जाए तो गैंजेटिक प्लेन
में रेनफॉल अच्छी थी, जो ज़मीन थी वो फर्टाइल थी, रिवर्स थी जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पीने पाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो फेवरेबल एरिया था गैंजेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा रहने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपके पास हथियार हो घने जंगलों को काटने के लिए। तो लेटर वैदिक पीरियड आते आते जब इंसान के पास लोहे की डिस्कवरी हुई और लोहे के हथियार आए, तो उन्होंने जंगलों को काटा और अपने रहने और खेती करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई। फिर गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट का माइग्रेशन और बढ़ता गया और बंगाल और असम वाले रीजन में भी हम लोग सेटल होते चले गए, ठीक है। सॉरी। अब आता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो अगर आप इंडिया देखा होगा तो ये हो गया वेस्टर्न घाट वाला एरिया, जो कि गुजरात से चलकर इस वाले एरिया तक जाता है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये है आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट हाई एंड रगड टेरेन बिकॉज ऑफ विच कनेक्टिविटी बिटवीन कोस्टल एरिया एंड हिंटरलैंड वॉज लिमिटेड। तो वेस्टर्न जो घाट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। इस वजह से अगर आप देखें तो जितने भी एंशियंट पोर्ट्स और जितनी भी बड़ी बड़े कोस्टल टाउन्स डेवलप हुए पुराने ज़माने में, वो ईस्टर्न घाट पे डेवलप हुए, ना कि वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न घाट देखें तो ये कम हाइट के हैं और इसमें बहुत सारे पासेस हैं। अगर आप वेस्टर्न घाट देखें तो कंटिन्यूअस एक तरीके से वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर अगर आप ईस्टर्न घाट देखें तो ईस्टर्न घाट में बीच बीच में गैप्स हैं, या जिसको पासेस कह लीजिए, पासेस कह लीजिए। तो ईस्टर्न घाट जो है अगर आप देखें, ईस्टर्न घाट उसको पार करना आसान था, यानी कि कोस्ट से, ठीक है, समंदर से अंदर की तरफ आना ईस्टर्न घाट के थ्रू ईजी था, बिकॉज इट वॉज नॉट अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज। ऑन द अदर साइड वेस्टर्न घाट वॉज ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूअस माउंटेन चेन विच मेड, ठीक है, कनेक्टिविटी बिटवीन द सी एंड हिंटरलैंड, जिसको बोलते हैं हिंटरलैंड, उसके पार करके जा पाना मुश्किल था, ठीक है। इसी वजह से अगर आप देखें एंशियंट पोर्ट्स, अगर आप एंशियंट पोर्ट्स की बात करें तो अगर आप एंशियंट पोर्ट्स की बात करें तो दिस ईस्टर्न घाट में आपको महाबलीपुरम और एक मेडू, कावेरीपट्टनम, इस टाइप के एंशियंट सिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि वेस्टर्न घाट में ऐसी एंशियंट सिटीज़ बहुत बाद में चल कर आई, ठीक है। वेस्टर्न घाट में शहर बहुत बाद में आए। ईस्टर्न घाट पे जो भी आप शहर देखते हैं, पल्लवास के टाइम पर महाबलीपुरम, फिर चोलाज के टाइम पर अरिकमेडू, फिर चोलास के टाइम पर आपके कावेरीपट्टनम, फिर पांड्याज के टाइम पर आपका मदुरई। तो ये सारे बहुत सारे शहर थे ईस्टर्न घाट की तरफ। वेस्टर्न घाट में ऐसे एंशियंट शहरों की थोड़ी कमी पाई जाती है, ठीक है, थोड़ी कमी पाई जाती है। अब ग्रेट आर्यन द्रविडियन डिवाइड, तो अगर आर्यन द्रविडियन डिवाइड की अगर बात करें तो ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है, इसके नॉर्थ में आपको आर्यन रेस देखने को मिलेगी और इसके साउथ में जनरली आपको द्रविडियन रेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विंध्यन माउंटेन रेंज कट इंडिया इनटू 2 हाफ्स, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी थी, नॉर्दर्न पॉपुलेशन और सदर्न पॉपुलेशन के बीच में कनेक्टिविटी कम थी, जिस वजह से ये दोनों कल्चर डिस्टिंक्ट तरीके से डेवलप हुए। हालांकि बाद के समय में इन दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज की शुरुआत होती है और अराउंड 400 AD धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन की जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जिसको वैदिक कल्चर बोलते हैं, वैदिक कल्चर धीरे धीरे वो साउथ में फैलना शुरू हुआ। साउथ में भी वैदिक कल्चर, कास्ट सिस्टम
अनटचेबिलिटी, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, वर्ना सिस्टम, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे साउथ में भी फैलनी शुरू हुई। इसी वजह से आप देखोगे कि चालुक्याज पल्लवाज हो गए, चाहे चोलाज हो गए, ठीक है, या विजयनगर एम्पायर हो गया, ये सारे जितने भी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ हैं, या राष्ट्रकूटाज हो गए, ये संस्कृत का काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करते थे। फिर ये वैदिक गॉड्स की पूजा करने लगे थे, जैसे शिवा एंड विष्णु। तो ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया का कल्चर साउथ इंडिया पे जाना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में आर्यन जो कल्चर था डैट वाज डिफरेंट। आप संगम जो सोसाइटी थी डैट वाज वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वैदिक सिविलाइजेशन। अब देखते हैं कॉपर और ह्यूमन सेटलमेंट इंडिया में किस तरीके से कॉपर ने इंडिया की सेटलमेंट को वो इम्पैक्ट किया। तो राजस्थान में जो सेटलमेंट हुई उसका मेन वजह थी जो कॉपर माइंस खेतरी वाले रीजन में, राजस्थान में एक कॉपर माइन है जो खेतरी वाला रीजन है वहाँ पर, तो वहाँ की सेटलमेंट, अगर आप फिर से इंडिया का अगर हम मैप बनाएं तो यहाँ का जो सेटलमेंट है, भले ही राजस्थान एक सूखा एरिया था, डेजर्ट वाला एरिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन सेटलमेंट आपको पाई जाएगी, क्योंकि मेन वजह थी यहाँ पे कॉपर माइंस खेतरी की। दूसरा, बिहार और मगध में इम्पॉर्टेंट था सिंहभूम और हज़ारीबाग, ठीक है, ये वाला जो एरिया है सिंहभूम एंड हज़ारीबाग, यहाँ पर आपको कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। अब देखा जाए तो इंडिया के पास टिन कभी भी नहीं था, ठीक है, इस वजह से इंडिया में मोस्टली जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं। इंडिया में जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैं। आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन को छोड़कर, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़कर मोस्टली जितने भी सेटलमेंट आप देखेंगे 2500 से लेकर लगभग 1500 बीसी के टाइम की जितनी भी सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट आप देखेंगे वो चालकोलिथिक हैं। यानी कि ये लोग कॉपर प्लस स्टोन, चालको यानी कि कॉपर और लिथिक यानी कि स्टोन, इनका हथियार का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने कॉपर प्लस टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बना लिया था। और ये टिन कहाँ से आता था? ये टिन आता था आपका अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ये लोग टिन इंपोर्ट कर पाते थे, क्योंकि इनके ट्रेड लिंक्स थे इस एरिया में। ट्रेड लिंक्स होने की वजह से सिर्फ हड़प्पन्स के पास ही टिन का एक्सेस था, और बिना टिन को कॉपर में मिक्स किए आप ब्रॉन्ज नहीं बना सकते थे, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत टिन जो है अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में थोड़ा बहुत, ये वाला जो एरिया है छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टिन देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो पाला राजाओं के टाइम पर, ठीक है, पाला राजाओं के टाइम पर लगभग 800 से 1200 एडी के बीच में अगर आप देखें तो इन्होंने बुद्ध की ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाने की शुरुआत करी, ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, जिसको हम नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट या पाला स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, जिसमें बुद्ध की ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियाँ बनने लगी। अब ये ब्रॉन्ज के लिए टिन कहाँ से आता था? वो आता था छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब देखते हैं आयरन और ह्यूमन सेटलमेंट का क्या रिश्ता है। तो अगर आप पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में, या जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, आर्यंस पहले इधर रहे और धीरे धीरे ये लोग ईस्ट की तरफ मूव करने लगे। ईस्ट की तरफ मूव करने की वजह ये थी कि जितना भी आयरन का डिपॉजिट है, ठीक है, आयरन का डिपॉजिट है वो इस एरिया में था, और आयरन वॉज लाइक अ सुपर पावर। जिसके पास भी आयरन होगा वो सबसे पावरफुल लोग होंगे, क्योंकि आयरन से ही इंसान हथियार बना सकता था, आयरन से ही इंसान खेती करने के लिए अपने लिए औजार बना सकता था। तो आयरन की तलाश में जहाँ पर भी आयरन होगा वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप होगी। इसी वजह से अगर आप देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड से जब लेटर वैदिक पीरियड यानी कि 1500 बीसी वाला ये सेटलमेंट हो गया, और लेटर वैदिक पीरियड में यानी कि 1000 बीसी
आते आते इंसान जो है इस वाले एरिया में शिफ्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, शिफ्ट होना शुरू हो गया क्योंकि आयरन इधर मौजूद था। अब लेड और ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं तो लेड जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी वजह से जो सतवाहना डायनेस्टी है, सतवाहना डायनेस्टी, उनके जो सिक्के होते थे वो लेड के बने होते थे, ठीक है, उनके जो सिक्के थे लेड के बने होते थे, ठीक है। और इनके इन सिंबलों पे एक पिक्यूलियर सिंबल पाया जाता है, जो सतवाना कॉइन्स हैं, एक पिक्यूलियर सिंबल पाया जाता है जिसको बोलते हैं उज्जैन सिंबल, उज्जैन सिंबल, जो लगभग ऐसा देखने को ऐसा दिखता है, ठीक है। अब सिल्वर देख लेते हैं तो सिल्वर भी हिंदुस्तान में कभी भी ज़्यादा नहीं था। इस वजह से अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत सिल्वर की जो माइनिंग होती थी वो बिहार रीजन से होती थी, जो अब एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड भी इंडिया में कभी भी एबंडेंस में नहीं था। अगर कर्नाटक में देखा जाए तो एक ही माइन थी, जो कोलार माइंस, ठीक है। तो हिंदुस्तान में दो ही जगह से सोना आता था, एक तो कर्नाटक की कोलार माइंस है और दूसरा हिमालय की नदियों से। हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ थोड़े बहुत सोने के कण लेकर आती थी और जो उसकी तल पे बैठ जाता था, जिसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे मेटल जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं और नदियों के साथ, पानी के साथ जो है बहकर वो आके तलछट पे बैठ जाते हैं, उनको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। फिर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अगर सोना था नहीं तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते क्यों थे? तो मोस्टली जो हिंदुस्तान में सोना आया जब हमारा रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड शुरू हुआ, ठीक है। जब हमारे रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड की शुरुआत हुई, जो कि लगभग 100 एडी से 400 एडी के बीच में, 400-500 एडी के बीच में काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो अगर अब मैं टाइमलाइन बनाऊं तो कि गोल्ड वर्सेस लगभग 100 एडी से लेकर 500 एडी के बीच में, तो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड आएगा। और फिर जब ट्रेड ख़त्म हो जाएगा 500 एडी के बाद, ये वाला समय है जिसमें हमारा रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड चल रहा था, रोमन सिविलाइजेशन के साथ। और जब ये ट्रेड लिंक ख़त्म होगा 500 एडी में, तो फिर से हिंदुस्तान में सोना आना बंद हो जाएगा, सोना कम देखने को मिलेगा। तो सिर्फ यही एक पीरियड है लगभग 400 साल का, 400 ईयर्स, जब हिंदुस्तान में सोना भर भर कर आया। और सोना कहाँ से आया? रोमन वर्ल्ड से, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता था आइवरी, पेपर, सिल्क, ठीक है, आइवरी, पेपर, सिल्क, सम सेमी प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था। दीज वर द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। और उसके बदले में इंडिया मोस्टली गोल्ड और सिल्वर ही इंपोर्ट करता था। इसके बदले में, गोल्ड और सिल्वर के बदले में, ये सारे आइटम्स इंडिया बाहरी देशों को दिया करता था, ठीक है। तो ये इस वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लेक्चर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू गेट दीज काइंड ऑफ मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट, academically important, if not interesting, videos, and also like, comment and share. If you if you want to share any feedback, then do let me know. And you are watching Shubham on IA Social channel. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.